तनु को बैठे बैठे कब दोपहर भी बीत गई उसे पता नहीं चला। तभी 8 रूम का किसी ने दरवाजा खटखटाया। तनु अचानक हड़बड़ाकर उठी और उसने जल्दी जल्दी पेंटिंग को रोल बनाकर अलमीरा में रख दिया। उसने दरवाजा खोला तो देखा रूपा उसे बुलाने आई थी। रूपा ने तनु की हालत को देखकर कहा, क्या हुआ तनु, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? अभी तेज को गए आधा दिन भी नहीं बीता और तुम्हारी ये हालत हो गई। ये कहते हुए उसके मुंह पर शरारती मुस्कान छा गई। उसने फिर तनु से कहा, मैं तुम्हें पता नहीं कहां कहां ढूंढ रही थी और तुम यहां छुपी बैठी हो। तुम्हें दादाजी बुला रहे हैं, तुम्हारा फोन भी पता नहीं कहां है। तनु ने रूपा से मुंह छुपाकर कहा, कुछ भी नहीं भाभी, बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा था, इसलिए यहां आ गई थी। रूपा ने कहा, यदि तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं अंदर आ जाऊं? वैसे भी इस रूम में आ ही गई हूं तो देख ही लेती हूं कि तुम आखिर यहां करती क्या रहती हो, फिर हम नीचे दादाजी के पास चलेंगे। तनु ने कहा, हाँ भाभी आइए। रूपा ने अंदर आकर 8 रूम देखा। वहां बहुत सारी पेंटिंग्स रखी थी। रूपा आश्चर्य से सारी पेंटिंग देख रही थी। रूपा भाभी ने कहा, तुम तो कमाल की पेंटिंग बनाती हो। उसने देखा वहां चिंटू बंटी की भी बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई है। उन्हें देखकर रूपा खुश हो गई। वहां दादाजी की भी पेंटिंग थी। रूपा ने कहा, तुम्हें अपने सास और ससुर की भी पेंटिंग बनानी चाहिए। तुम्हें पता है तेज ने कितने ही पेंटर को बुलवा कर उनकी पेंटिंग बनवानी चाहिए है, पर हर पेंटिंग में वो कुछ ना कुछ नुक्स निकाल देता है। पर तुम्हारी पेंटिंग तो कमाल की है। देखना तुम्हारी पेंटिंग उसे बहुत पसंद आएगी। क्या तुम बनाओगी? तनु ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने कहा, मैं कल जरूर बनाऊंगी। फिर रूपा भाभी ने चहकते हुए उससे कहा, और मेरी बनाओगी ना? तनु ने रूपा भाभी का हाथ पकड़ा और कहा, जरूर। मैं चाहती हूँ आपकी, बड़े भैया और चिंटू बंटी चारों की एक साथ पेंटिंग बनाऊं। रूपा उसकी बात सुनकर खुश हो गई। फिर वो कहने लगी, चलो हम पहले दादाजी से मिल लेते हैं, फिर हम मार्केट चलते हैं। तुम यहाँ का मार्केट घूमोगी तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो लेकिन पहले अपनी हालत सुधार लो। रूपा भाभी उसका हाथ पकड़कर उसे प्यार से धक्का देते हुए बोली। दोनों तनु के रूम में आए। तनु वॉशरूम में चली गई। रूपा पलंग पर बैठकर सोचने लगी, तेज भैया आखिर चाहते क्या है? क्या अभी भी उन्हें मेरी उस घटिया बहन की याद आती है? पर अब तो उन्होंने अपनी मर्जी से तनु से शादी की है। उन्हें इस तरह से तनु को रुलाना नहीं चाहिए। वो उनकी पत्नी है, उसे उसका हक मिलना ही चाहिए। क्या हुआ, तनु मेरी सगी नहीं है, पर सगी बहन से लाख गुना अच्छी है। वैसे भी जो मेरी बहन ने तेज के साथ किया वो भुला भी तो नहीं जा सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तनु को उसका हक जरूर मिले। आखिर पूरा परिवार उसके साथ जो है। ये सोचकर उन्होंने एक गहरी सांस ली। तनु के आते ही दोनों दादाजी के पास चली गई। दादाजी के रूम में दोनों आई। दादाजी कुछ देर तनु को देखते रहे। तनु का उदास चेहरा दादाजी को खल रहा था। उन्होंने तनु से पूछा, तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? तनु ने सक पकाकर कहा, नहीं तो दादाजी। फिर वो चुप हो गई। दादाजी ने फिर कहा, तो क्या बात है? क्या तुम मुझे नहीं बताना चाहती? तनु ने धीरे से कहा, सचमुच दादाजी, मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ है, क्यों तेज यहां से चले गए हैं। ये बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। दादाजी ने कहा, तो फिर उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तनु और रूपा दोनों ही आश्चर्य से दादाजी को देखने लगे। दादाजी ने कहा, तुम्हें उसे पूरी तरह से अपना रिश्ता खत्म करना होगा। दादाजी की बात सुनकर तो जैसे तनु सुन पड़ गई थी। दादाजी ने कहा, अरे परेशान मत हो, ऐसे कब तक बेचारी बनती रहोगी? इस तरह से तो वो हमेशा ही तुम्हें परेशान करता रहेगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पोते बहू को ऐसे छोड़कर जाने की? जी तो करता है उसकी इस छड़ी से पिटाई लगाऊं। और वो अपनी छड़ी को कसकर पकड़कर बैठ गए, जिसे अभी ही पिटाई कर देंगे। रूपा दादाजी की बात सुनकर मन ही मन खुश हो गई। उसने मन में इमेजिन किया कि तेज भाग रहा है और दादाजी उसके पीछे छड़ी लेकर दौड़ रहे हैं। फिर अचानक ही वो हंस दी। दादाजी और तनु दोनों ही आश्चर्य से रूपा को देखने लगे। उन्हें देखकर रूपा सकपका गई और उसने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दादाजी ने उससे कहा, तुम अपने ख्याली पुलाव पकाना छोड़ो,
तनु को कैसे हक दिलाना है उसके बारे में सोचो। दादाजी ने फिर कुछ सोचकर कहा, इनकी शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, इन्हें थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। पर नहीं, हमारे तेज को अपने बिजनेस की पड़ी है। जब वो शादी के बाद तनु को नहीं ला रहा था तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि इनके बीच में कुछ तो सही नहीं है, पर मैं पूछना नहीं चाहता था क्योंकि ये दोनों का आपसी मामला है। पर तनु को इस तरह से छोड़कर जाना और पूरा बिजनेस समेटकर जर्मनी ले जाना, ये मेरी समझ के बाहर है। कुछ तो ऐसा है जो तनु भी जानती है पर बताएगी नहीं। फिर वो तनु के चेहरे को गौर से देखने लगे। तनु दादाजी की परखी नजरों को सहन नहीं कर पा रही थी। उसने कहा, ऐसी कोई बात होती तो आपको जरूर बताती। दादाजी ने कहा, मत बताओ अब तो वो चला गया है 2-3 महीनों के लिए। अब सिर्फ उसे सबक सिखाना है, लेकिन जब तक तुम हमारा साथ नहीं दोगी हम कुछ नहीं कर सकते। तनु ने आश्चर्य से कहा, पर मेरा मतलब मुझे क्या करना होगा? दादाजी ने कहा, तुम उससे किसी तरह का कोई कांटेक्ट मत रखो, बस यही करो। तनु ने हकलाते हुए कहा, किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखूं? पर दादाजी ने उसकी बात काट कर कहा, हाँ तुमने ठीक सुना, कोई भी कांटेक्ट नहीं मतलब नहीं, तभी वो सुधरेगा। दादाजी की बात सुनकर तनु ने बुझे मन से कहा, ठीक है दादाजी। दादाजी ने कहा, पता नहीं मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई जो उसने मुझे भी कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। वैसे भी अब वो ज्यादा बड़ा हो गया है, बातें छुपाने लगा है, पर वो भूल गया है मैं भी उसका दादा हूँ। तुम बस मेरी एक बात मानो, जल्दी ही ऑफिस संभाल लो, यहाँ का कुछ भी जर्मनी नहीं जाएगा। तुम दोनों कल से ही ऑफिस जाओगी और जैसा मैं कहूँ वैसा करोगी। तेज के साथ साथ अब वीर भी जा रहा है ना, उसे भी तो सबक सिखाना है, कम से कम उसे तो बताना चाहिए था। रूपा भी दादाजी की बात सुनकर चौंक गई। उसने कहा, पर दादाजी वीर को क्या सबक सिखाना है? दादाजी ने रूपा से कहा, हाँ तुमने ठीक सुना, वीर को भी सजा मिलेगी, आने दो उसे आज घर। वैसे भी गलती तो दोनों भाइयों की ही है, तो सजा भी दोनों को ही मिलनी चाहिए। और बहुत हो गया घर में तुम्हारा आराम, कल से तुम भी तनु के साथ ऑफिस जाओगी। जब घर के आदमी औरतों को परेशान करने से बाज न आए तो उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। तनु और रूपा ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा, फिर वो ध्यान से दादाजी की बातें सुनने लगे। दादाजी ने फिर से कहा, तनु का ग्रेजुएशन बस होने ही वाला है, और रूपा तुमने तो अपना पीजी कंप्लीट कर लिया है, तो घर में बैठ के क्या करोगी दोनों? थोड़ा घर से बाहर निकलो। ये मर्दों ने क्या समझा है, तुम उन पर निर्भर हो? बिल्कुल नहीं, अपनी क्षमताओं को पहचानो और जो मर्जी आए वो करो। तुम दोनों घर के बाहर कदम रखोगी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ तुम्हारे पति इस तरह तुम्हें बेचारा समझकर नहीं छोड़ेंगे, वो तुम लोगों के पीछे घूमेंगे। रूपा ने कहा, पर मुझे तो चिंटू बंटी को भी देखना होता है, और वैसे भी मेरा मन नहीं है, मुझे तो घर में ही रहना पसंद है। प्लीज दादाजी, इस काम के लिए आप तनु को ही बोलिए। और फिर वो उल्टे पैर भाग गई। दादाजी ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, इस लड़की से कुछ नहीं हो सकता। पर तनु, तुम मेरी बात समझो, तेज तुम्हारे साथ सही नहीं कर रहा है, इसीलिए तुम्हें स्ट्रांग होना ही होगा। कुछ समय की बात है, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, और वो भी जिद्दी है, उसने भी अपनी माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था। हम कितनी भी कोशिश करें, वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बच जाता है। अभी शादी के लिए ही मैं उसके कितने पीछे लगा था, तब जाकर उसने शादी की। मैं तो गुस्से में मधुलिका से ही शादी करा रहा था। मैं भी जानता था कि वो मधुलिका को पसंद नहीं करता है, लेकिन जल्दबाजी में ही सही उसने तुम्हें पसंद किया और शादी की। फिर भी शादी के बाद लाने के लिए बहाना बनाता रहा। शादी तक तो ठीक था, मैंने बर्दाश्त किया, पर अब उसकी शादी हो गई है और वो भले ही इस रिश्ते से दूर भागे, पर तुम दोनों तो सातों जन्म के लिए जुड़ चुके हो। दादाजी ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें वनराज बहुत पसंद करता है और वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहा है। जानता हूँ उसने तुम्हें अपनाया, मतलब तुम में कुछ तो है। तनु, तुम मेरी बात पर गौर करना। कुछ दिनों के लिए तुम तेज को परेशान करो, उसे भी तो समझ आना चाहिए कि उसकी जिंदगी में भी कोई है जो उसकी परवाह करता है, उससे प्यार करता है। जब वो आता था तो उसके खाने पीने का ध्यान रखता है, और भी बहुत कुछ। उसे ये सब समझ आना बहुत जरूरी है। तनु ने मन में सोचा, दादाजी आपकी बातें बिल्कुल सही है, पर आप नहीं जानते,
वो बहुत ही अड़ियल है। हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जो उसकी मर्जी पर ही आगे बढ़ेगी। मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। अब तो लगता है उससे कभी मुलाकात ही नहीं होगी। वो मुझसे बहुत नफरत करता है। पर ऑफिस जाने की बात आपकी सही है। शायद आप सही कह रहे हैं। मुझे अपने आप को मजबूत करना ही होगा। आखिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर मुझे भी पैसों की जरूरत होगी। फिर मोहित को भी तो संभालना है। दादाजी उसे सोचते हुए देखकर आगे कहते हैं, अब ज्यादा सोचो मत। कल से ऑफिस जाओगी और वहां का काम संभालोगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की। तुम कमजोर नहीं हो, इसे भूलना मत। जाओ, रूपा के साथ मार्केट जाना भी है या मेरा और भजन सुनना है। फिर दादाजी तनु को देखकर मुस्कुरा दिए। तनु भी दादाजी को देखकर मुस्कुरा दी और वहां से चली गई।